स्वागत है हिंदी की क्लास में। आज हम इसमें पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के नौका विहार के शेष कविता का अर्थ। पिछली वीडियो के भाग 1 में हमने पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त परिचय कि इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। आज हम इस वीडियो के भाग 2 में शेष नौका विहार कविता का अर्थ जानेंगे। पिछली वीडियो के भाग 1 में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और नौका विहार के कविता का अर्थ जाना था। तो जिन्होंने ये वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है वो बच्चे वीडियो का भाग 1 देख ले, तभी उन्हें ये भाग 2 समझ में आएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी एक छायावादी कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उन्होंने नौका विहार में गंगा का बहुत ही सजीव और सुंदर चित्रण किया है। देखिए इनकी काव्य पंक्तियाँ देखिए। जब पहुँची गंगा चपला बीच धार, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यहाँ पर चपला का अर्थ है नौका और कगार का शब्द का अर्थ है किनारा। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृस कोमल शरीर, और तीर का अर्थ होता है किनारा। कगार का अर्थ भी होता है किनारा और तीर का अर्थ भी होता है किनारा। कृस शब्द का अर्थ है क्षीणकाय, दुबली पतली या दुबला पतला कमजोर, जो कमजोर होता है ना उसे कहते हैं क्षीणकाय। बिटप आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटिप माल लगती भ्रूरेखा सी अराल। बिटिप माल का अर्थ है वृक्षों की पंक्ति, और जो क्षितिज शब्द है, क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों कभी आपने शांत वातावरण में और कभी जो है छत पर देखा होगा कि एक ऐसा स्थान होता है जब हम देखते हैं, दूर दृष्टि डालते हैं तो एक जगह ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान एक जगह मिल रहे हैं, तो उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। भ्रूरेखा, भ्रूरेखा का अर्थ है भुएं, और अराल, अराल शब्द का अर्थ है टेढ़ी। एक शब्द है उर्मिल, उर्मिल का शब्द होता है लहरों से युक्त। कोक शब्द का अर्थ है चकवा पक्षी। देखिए इसका अर्थ जान लेते हैं पूरे काव्य पंक्ति का। पंत जी ने गंगा के किनारे पर चांदनी रात में गंगा के पास जाकर के जो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका बहुत ही मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। पंत जी कहते हैं कि जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यानी जो गंगा की बीच धारा में जब हमारी नौका पहुँची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला जो किनारा था वो ओझल हो गया। यानी जब कभी कहते हैं कि अभी कवि ने जब वर्णन किया है वो गंगा पर जब वो घूमने गए थे, जो नौका विहार करने गए थे, तो उसका वर्णन किया है। अब वो बता रहे हैं कि जैसे ही वो गंगा की बीच धारा में पहुँचे नौका लेकर के, तो चांदनी से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला जो किनारा था गंगा का वो ओझल हो गया। अब बच्चों देखिए, कल्पना करिए कि जैसे आप एक नाव में बैठे हैं, गंगा के किनारे गए, आप नाव में बैठे और नाव चल पड़ी। अब नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, आप किनारे से बहुत आगे चले गए हैं, तो क्या होगा कि जो किनारा है वो धीरे धीरे आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहीं पर कवि ने कल्पना की है कि जब हमारी नाव आगे बढ़ी तो जो उस चांदनी से चमकता हुआ, चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ उस गंगा का किनारा था, तो वो हमारी आंखों से ओझल होने लगा। यानी अब वो उन्हें धीरे धीरे जो है कम दिखाई दे रहा है। ओझल होने का मतलब है कि कम दिखाई दे रहा है। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृस कोमल शरीर,
आलिंगन करने को अधीर। अब यहाँ पर उन्होंने कल्पना की कि जब वो गंगा में अब नाव लेकर के चले तो दूर जब उन्हें दिखाई दिया कि जो दो तट हैं, दो तट मतलब जो गंगा के दोनों किनारे हैं, वो दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे जैसे दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, दो भुजाओं के, दो हाथों के समान प्रतीत हो रहे थे। और वो गंगा की धारा के क्षीणकाय मतलब पतले दुबले कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। उन्होंने कल्पना की कि जो ये दोनों किनारे हैं, वो दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे जैसे दो बाहें हैं, दो भुजाएं हैं, और वो गंगा की धारा के जो कमजोर कोमल नारी शरीर से जो है आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। आगे कहते हैं, अति दूर क्षितिज पर बिटिप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नवनील विशाल। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्षितिज पर बहुत दूर वृक्षों की वे पंक्ति थी जो धरती को छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्णी और विशाल नैल की तिरछी भुजाओं के समान दिखाई दे रही थी। अब देखिए यहाँ पर दूसरी कल्पना कवि ने की है। अब जैसे वो गंगा में नाव पर बैठे हैं और नाव चल रही है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, दूर वो क्या देखते हैं कि जो दूर किनारे पीछे पेड़ों की बहुत अधिक जो है बहुत दूरी पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन्हें खड़े हुए। तो वो जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जो है भोए होती हैं, जो उनकी पेड़ों की जो पंक्तियां हैं वो उन्हें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे नायिका की जो टेढ़ी सी भुएं हैं। पिछली काव्य पंक्ति में उन्होंने कहा था कि जो आकाश है वो गंगा को अपलक बिना टकटकी लगाए जो है देख रहा है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कल्पना की कि जो पेड़ों की जो पंक्तियाँ हैं वो जो उनकी वो आकाश की भुएं हैं और वो धरती को जो है अपलक निहार रही हैं। माँ के उर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप उर्मिल प्रभाव को कर रहा प्रतीप। अब आगे वो कहते हैं कि गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा दीप था जो लहरों के प्रभाव को रोककर उलट देता था। दीप मतलब अब उन्होंने कहा कि गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा दीप था और जो लहरों के प्रभाव को जो है रोक कर उलट देता था। अब देखिए दीप क्या होता है, जैसे कि जो गंगा थी, गंगा चारों तरफ पानी और बीच में क्या होता है कि एक दीप होता है। दीप मतलब आप बच्चों समझ लो, दीप का मतलब होता है कि जो बहुत सारी जो है ज़मीन आ जाती है, बीच में ज़मीन आ जाती है, वहाँ पानी नहीं होता है, तो उसे कहते हैं दीप। तो जो गंगा की लहरें हैं वो गंगा की लहरें उस दीप से टकरा रही हैं और वो वापिस आ रही हैं। तो उन्होंने कहा जो लहरों का प्रभाव को रोक करके उलट रहा है वह छोटा सा शांत दीप ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे, कैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक करके सोया हुआ हो। और कौन बिहक क्या बिकल को उड़ता हरने विरह शोक छाया की कोकी को बिलोक। अब आगे कहते हैं कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ पक्षी कौन है? क्या वे कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ चला जा रहा है। अब उन गंगा में बैठे बैठे जो है जो पंत जी हैं उन्होंने आसमान को देखा होगा और उन्हें एक जो है पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दिया, तो उसकी भी उन्होंने कल्पना कर ली कि देखिए ये पक्षी कौन है, ये पक्षी कौन है, क्या ये पक्षी एक चकवा पक्षी तो नहीं है जो अपनी चकवी से बिछड़ गया है और जो अपने जो ऊपर जब आसमान में वो पक्षी उड़ रहा है तो जल में उसकी परछाई दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कल्पना कर ली कि कहीं ये पक्षी जो है अपनी ही परछाई को अपनी चकवी तो नहीं समझ बैठा है और उससे जो है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने के कारण ये उड़ा चला जा रहा है। अगली काव्य पंक्तियाँ देखिए। पतवार घूमा जब प्रतनु भार नौका घूमी विपरीत धार।
इन काव्य पंक्ति में पंत जी की नाव गंगा में तैर रही है और गंगा जल में चंद्रमा और तारों के बिंब झलक रहे हैं। बिंब का अर्थ होता है परछाई। मतलब जो है उन्होंने इसमें जो वर्णन किया है पंत जी ने कि जो उनकी नाव है वो गंगा में तैर रही है और गंगा के पानी में जो आकाश में चंद्रमा और तारे हैं उनकी परछाई दिखाई दे रही है। तो जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते दृष्टिगत नजर आ रहे हैं और इसी का अलंकारिक वर्णन इन पंक्तियों में किया है। कह रहे हैं पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। अब ये देखिए, अब उसमें बता रहे हैं कि कवि जी कहते हैं पंत जी कि गंगा के जल में बीच धारा में पहुंचकर हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया। यानी पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि कह रहे हैं कि जैसे ही जो है गंगा के जल में बीच धारा में पहुंची हमारी नौका, तो उसका जो भार था वो बहुत कम हो गया और जब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया तो डांडों के चल करतल पसाल, भर भर मुक्ताफल फेन इस्फार, बिखरती जल में तम तारहार, बिखराती जल में तारहार। उन्होंने कहा जब भार कम हो गया तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के उल्टी दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी जो है नाव हल्की हो गई तब हमने क्या किया, अपना पतवार घुमा करके, जो पतवार वो कहते हैं जिससे कि वो नाव से एक डंडा लिए होते हैं नाव को चलाने वाले, उसे पतवार कहते हैं, जिससे पानी को धकेला जाता है पीछे को और नाव आगे चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमने पतवार को घुमाया और अपनी नौका को धारा की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में मोड़ दिया और डांडों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे। अब उन्होंने देखी, अब क्या कल्पना की है कि जब वो जल्दी जल्दी जो है वो पतवारों से, डंडे से जो है पानी को धकेल रहे थे बहुत तेजी के साथ में, तो पानी में से झाग निकल रहे थे बहुत अधिक। तो जिसे देख करके लगता था कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हारों को तोड़कर उनके जल में बिखरा रही हैं। उन्होंने कहा चांदी के सांपों की सी रलमल नाचती रश्मियां जल, रेखाओं की सी खिंच खिंच तरल सरल। उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पतवारों के चलने से शांत जल में लहरें उठ रही हैं जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती सी लग रही हैं। उन्होंने कहा लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ रश्मि, सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। कह रहे हैं कि लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसे नाचती प्रतीत हो रही थीं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच रही हूँ। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा अब उथला सरिता का प्रभाव लगी से ले ले सहज था, हम बढ़ चले घाट को उत्साह। उन्होंने कहा, आगे बताते हैं कि लहरों के कारण जब चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसे नाचती दिखाई दे रही थी मानो उस जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच रही हूँ। उन लहरों और झागों से झिल मिलाना चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा बनाकर तथा एक एक तारा सौ सौ तारे बनाकर ऐसे सुंदर लग रहा था मानो लहरों रूपी बेले फल फूल उठी हूँ। पंत जी कहते हैं कि अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर घाट की ओर चल पड़े। अब जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते वैसे वैसे जल उथलता जाता और जल की गति भी कम होती जाती। तब हम अपनी एक जो है लंबा सा बांस होता है उसे लग्गी कहते हैं कि हम अपनी लग्गी को लेकर के पानी की गहराई का अनुमान लगाते और कहते अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। इन काव्य पंक्तियों में आकाश में चमकता चंद्रमा एक ही है, किंतु वह जल की प्रत्येक लहर और बुलबुले में अलग अलग उसकी जो परछाई दिख रही है। तो इस प्रकार जल में जितनी लहरें और बुलबुले हैं उतने ही चंद्रमा दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि ने सौ सौ राजसी कहा है और इसी प्रकार एक एक तारा सौ सौ उड़ू तारे बनकर जो है सुशोभित हो रहे हैं। आगे काव्य पंक्तियां हैं, जो जो लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार। सत का अर्थ होता है सैकड़ों,
सैकड़ों विचार। यहाँ पर कवि ने नौका विहार के अनुभव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि नौका जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ने लगी वैसे वैसे ही कवि का मन अंतर्मुखी होता गया और उसमें अनेक विचार उठने लगे। क्या विचार उठने लगे? इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। वे सोचने लगे कि संसार की गति भी इस धारा के ही समान है। जिस प्रकार जल का उद्गम, प्रवाह एवं सागर में मिलना सनातन है, निश्चित है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना ही सनातन है, निश्चित है। उन्होंने कहा कि शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सती का रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। उन्होंने कहा आकाश की नीलिमा सनातन है, निश्चित है, और चांदनी रूपी दोनों किनारों के मतलब जो है आकाश की नीलिमा भी सनातन है और चांदनी की यह चांदी जैसी हंसी भी सनातन है और लहरों की कीड़ा भी सनातन है। इसलिए उन्होंने कहा हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रणाम करता मुझको अमर तत्व दान। कहते हैं कि हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु के रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका का विहार कीड़ा भी सनातन है। मैं जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। इस धारा ने मुझे उसका स्मरण दिलाया कि जीवन क्षणिक नहीं शाश्वत है। जिस प्रकार ये धारा निरंतर बहती रहती है उसी प्रकार जीवन भी निरंतर गतिशील रहता है। ये जीवात्मा उस अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए ये भी सनातन है, क्षण भंगुर है। इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ। इन लास्ट की काव्य पंक्तियों में कवि ने जब गंगा को देखा, गंगा का नौका विहार किया और बाद में उन्होंने विचार किया कि जिस तरह से निरंतर पानी बहता रहता है, गंगा बह रही है, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो भी सनातन है और हमारा जीवन भी निरंतर गतिशील बना रहता है। जो हमारी आत्मा है वो जो है परमात्मा का ही अंश है, वो जो है कभी नहीं मरती और इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वो अमर हो गए हैं। उनके मन में ये विचार आ गया है, वो ये समझ गए हैं कि जो हमारी आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता, वो निरंतर गतिशील रहती है। तो जो आत्मा है वो कभी मरेगी नहीं, वो निरंतर गतिशील रहेगी। तो कभी सोचते हैं कि मैं अब निश्चित हो गया हूँ कि मैं जो हूँ अमर हूँ और मैं अमर हो गया हूँ। तो हमने पंत जी की नौका विहार कविता का अर्थ जान लिया। अब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये इस तरह से एक कोई भी पंक्ति आ जाएंगी और उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये हमने पहला ही दिया है, इसमें शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत रीव भूतल, सैकत सैया पर दुख धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृत्यु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंक पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सी सुकर्ण सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। अब इस तरह से बोर्ड परीक्षा में काव्य पंक्तियां दी जाएंगी और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको कविता का अर्थ या पाठ का अर्थ समझ में आ गया है तभी आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है कि पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम, ये 2 अंक का आएगा। तो आपने जाना कि इस पाठ का क्या नाम था, नौका विहार। नौका विहार पाठ का नाम है और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इतना आप लिख देंगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। दूसरा प्रश्न है, या फिर इसी प्रश्न को अथवा में दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी की ये से लिया गया है और इसका जो पाठ है नौका विहार है और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
अब रेखांकित का अर्थ होता है कि जितने के नीचे ये रेखा खींच रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें रेखा खींची हुई है, ये पूरी लाइन में रेखा खींच रही है, इसमें रेखा खींच रही है, इसमें रेखा खींची हुई है, यहाँ पर रेखा खींची हुई है। तो आपको सिर्फ इतने का ही अर्थ बताना है। अब जैसे इसमें पूछ रहे हैं तो आप इतने का ही अर्थ बताएंगे और लिख देंगे कि ये जो है सुमित्रा पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक पाठ से अवतरित है और इसमें चांदनी रात में गंगा का मनोहारी चित्रण एक मनोहारी नायिका के रूप में किया गया है। और इसका अर्थ है कि गंगा के गोरे शरीर पर तारों के प्रतिबिंब इस प्रकार लहराते हैं मानो वे नीले आकाश के चंचल आंचल हो और वे चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की शिकरण सी शोभा दे रही है। बस आपको इतना ही अर्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत पदांश में किसका चित्रण किया गया है? तो प्रस्तुत पदांश में कवि ने नौका विहार का चित्रण किया है और इसमें गंगा का जो है गंगा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा है, गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब किस प्रकार प्रतिबिंबित प्रतीत हो रहा है? और अगला प्रश्न है, गंगा के जल में पड़ी हुई तारों भरी आकाश की परछाई किस प्रकार प्रतीत हो रही है? तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखी, अर्थ समझा। इन 4 और 5 दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि लगे कि हाँ, आपने अच्छी तरह से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है और आपको अर्थ समझ में आ गया है। तो आप इन दोनों प्रश्नों का 4 और 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे तो पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के भाग 1 और भाग 2 को दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसकी सभी पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कोई भी बोर्ड परीक्षा में आ जाती हैं। तो बच्चों, इन दोनों ही वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ताकि सभी बच्चों का जो है इस वीडियो से लाभ मिले। तो मुझे आशा है कि आप सबको इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। धन्यवाद।